नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है टेस्ट इनपुट सिग्नल के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्या-क्या इनपुट्स हो सकते हैं, उन सिग्नल को एक बार पढ़ लेते हैं। फिर आगे जो हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन जो है वो क्या है? स्टेप फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कहा गया है कि कंसिडर एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद स्विच एस। ये डायग्राम दिया गया है और जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, क्या होगा? यहाँ आउटपुट पर आपको क्या मिलने लगेगा? वोल्टेज के बराबर मिलने लगेगा। तो यही ये लिखा गया है कि अगर हमारा टी इक्वल टू, जब तक हम स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं तब तक वोल्टेज हमको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। और जैसे स्विच ऑन करेंगे हमको आउटपुट वोल्टेज जो है के बराबर मिलने लगेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई है। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है। इसका क्या मतलब है कि जीरो से माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में जो है वीटी की वैल्यू क्या है? आपकी जीरो है। और जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं, वीटी की वैल्यू क्या हो गई? के बराबर हो गया, यानी कि जीरो से इनफाइनाइट के लिए कितना हो गया आपका? के बराबर हो गया। तो ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसी को कंबाइन करके लिख दें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से जीरो के लिए आपका क्या है? जीरो। और जीरो से लेके इनफाइनाइट के लिए आपको के मिलेगा। अगर यही हमारा यूनिट स्टेप की बात करें, यूनिट स्टेप का मतलब हुआ कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो वन के बराबर हो जाए और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूटी से। तो यूटी इक्वल टू टी ग्रेटर देन टी लेस देन इक्वल टू जीरो पे आपका जीरो है, और ग्रेटर देन जब टी की वैल्यू जो है जीरो से बड़ी होगी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या होगी? आपकी वन होगी। तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और इसका यही मतलब है, ये जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, जो कि ये भी बताता है कि ये हमारा यू टी हो गया और ये हमारा हो गया टी। और जैसे ही जीरो से आगे जा रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाती है? वन हो जाती है। अब इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा हुआ है, वन यूनिटी का होता है वन अपॉन एस। और ये जो फंक्शन है ये आपको दिखाया गया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन होती है उससे लिया गया है। तो आशा है ये आप लोग ऑलरेडी पहले से ही पढ़े हुए हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज़ वन अपॉन एस होता है। तो इसका मतलब है कि अब जब भी इनपुट हम लोग लेंगे, यूनिट स्टेप की बात करेंगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस होगा। नेक्स्ट है आपका रैंप सिग्नल की बात की जाएगी। रैंप सिग्नल, तो रैंप सिग्नल को जो है आर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और आर टी इज इक्वल टू जीरो वन टी लेस देन क्या है आपका? जीरो। और अगर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात करेंगे तो वो के टी के बराबर होगा। तो के टी का मतलब ये आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे के क्या है? आपका स्लोप है। और के की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो स्लोप आपको इस तरफ से मिलेगा, और नेगेटिव होगी तो आपको नेगेटिव हाफ पे आउटपुट मिलने वाला है। तो आप देखिए, तो ये डिफाइन किया गया है। और अगर इसी में आप यूनिटी की बात कर दोगे, यूनिट रैंप फंक्शन का, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाती है? वन हो जाती है। अब इसी का अगर लाप्लास ले लेंगे तो लाप्लास में देखें तो क्या है? टी है और टी का लाप्लास होता है वन अपॉन एस स्क्वायर। तो यानी कि के कांस्टेंट है तो के अपॉन एस स्क्वायर ये हमें मिल जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फिर बात करते हैं हम लोग पैराबोलिक फंक्शन का। तो पैराबोलिक फंक्शन में क्या है? पैराबोला आपको इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। यहाँ पे भी डिफाइन टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की बात होगी। तो देख रहे हैं टी लेस देन जीरो पे वैल्यू जीरो है, टी ग्रेटर देन जीरो पे जो है के टी स्क्वायर अपॉन टू आ रहा है। अब यहाँ पे अगर के की वैल्यू वन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट पैराबोलिक फंक्शन। और इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये हमें प्लॉट जो है वो पैराबोला मिल जाएगा। और इसको अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो टी स्क्वायर का होता है वन अपॉन एस क्यूब, और ऊपर टू से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए जो है हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगी? वैल्यू के अपॉन एस क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमको इक्वेशन जो है सॉल्व होते हुए मिल रही है कि अगर हमारा पैराबोला है तो वन अपॉन एस क्यूब हमको वैल्यू मिलने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं इम्पल्स फंक्शन की। तो इम्पल्स फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है इम्पल्स। ये जो डायग्राम है ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये क्या हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक पल्स बनाया गया है जिसमें क्या किया गया है? इसका जो एक्स एक्सिस है वो आप देखिए टी के बराबर है, और वाई एक्सिस पे वन अपॉन टी। और इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? वन, यानी कि एरिया कितना आएगा? वन। और अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो पल्स है उसमें क्या किया गया है? टाइम पीरियड जो लेंथ है एक्स एक्सिस पे उसको आधा कर दिया, लेकिन ये जो
आपका वाई एक्सिस है उसको बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है। और इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2/t इंटू t/2, तो अगेन ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी एरिया कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टाइम को कम करते चले जाएं, जीरो के पास ले आएँ, तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन एरिया अभी भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये जो डिफाइन हो रहा है वो यही है आपका। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इम्पल्स फंक्शन को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ जो है वो दिखाया गया है कि इस तरीके से है। और अगर आप इसका इन्वर्स इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो भी आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, तो यानी कि डेल टी का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से जो है, जो भी सिग्नल्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आगे के डेरिवेशंस में, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।